Hello everyone. Welcome back to IS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 14th of September 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about these three important topics. The number one is the special session to discuss the Parliament's 75 years journey. The number two is worthwhile education in India. And number three talks about the biofuel sustainability. तो फाइनली ये जो सस्पेंस था अबाउट द स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वो खत्म हो गया है बिकॉज ये बता दिया गया है कि ये जो स्पेशल सेशन है इसमें पार्लियामेंट के जो 75 ईयर्स की पूरी जर्नी है उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाए right? So we'll be talking in detail about Article 85, which talks about the sessions of the Parliament, and then we'll move to the other topics. So before we start our main discussion, this is our YouTube channel, IS Cafe. If you're really liking our video, please do subscribe our channel, like and share. Now, moving forward to the first topic, which says that special session of the Parliament. So why it is in the news? Union government of India has recently announced about a special session of the parliament. See, I am focusing on the special session of the parliament. तो यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनके जो तैयार हुई है उसमें एक स्पेशल सेशन होने वाला है। अब आप बोलोगे कि हम इसको स्पेशल सेशन बोल रहे हैं तो ये सेशन क्या है? आर्टिकल 85 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इट टॉक्स अबाउट द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में कर लेते हैं ताकि इसके आगे वाली जो स्लाइड्स है जिसमें स्पेशल सेशन के बारे में बताया गया है वो हम इजीली समझ पाएंगे। ओके, so coming back to the main discussion, that article 85 of the Indian constitution talks about the different sessions of the parliament. Okay, so these are the different sessions of the parliament. That means हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, the president summons each house of the parliament time to time to meet, right? यानी प्रेसिडेंट जो है हमारे पार्लियामेंट के हाउसेस को टाइम टू टाइम एक साथ मिलने के लिए बुलाते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट जो डिस्कशंस होते हैं वो वहां पे किए जाते हैं और उसी को यहाँ पे सेशंस का नाम दिया जाता है। दैट मीन्स द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। Okay, so this power is in the hands of the president to summon the house time to time. Summon मतलब बुलाना। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो दो सेशन है, ठीक है, वहां पे जो मैक्सिमम गैप है वो कितना हो सकता है आपके पास? 6 महीने से ज्यादा का जो गैप है वो नहीं हो सकता। तो अगर आपका थोड़ा सा भी सी सेट अच्छा है तो आपको फिर समझ आ जाएगा, यानी कम से कम 3 सेशन तो होते ही होते हैं। तो यहां से आपको पहला समझ आ जाएगा कि एक होता है आपके पास बजट सेशन, ठीक है, एक होता है आपके पास बजट सेशन जो कि फैब से मई के बीच में चल रहा होता है। देन कम्स योर मॉनसून सेशन जिसमें अभी बहुत धमाधम बिल जो है जोरों शोरों से पास हुए थे, दैट इज द मॉनसून सेशन। इट इज फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर। तो सेप्टेम्बर मंथ यहाँ से जाने वाला है, यानी मॉनसून सेशन खत्म होने वाला है। देन कम्स योर विंटर सेशन, इट इज फ्रॉम नवंबर टू डिसम्बर। तो जब ये तीन आपके पास जो मेन सेशन है, दैट इज द बजट सेशन, द मॉनसून सेशन और फिर हो जाएगा आपके पास और द विंटर सेशन। जब ये तीनों सेशन एक पर्टिकुलर प्राइमरी आपके पास होते हैं तो इसके अलावा जो एक नया स्पेशल सेशन बनाया जा रहा है जिसमें हम पार्लियामेंट की जो 75 ईयर्स की जर्नी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लियर है, Article 85 of the Constitution, Indian Constitution, talks about that the President has the power to summon both the houses of the Parliament to meet, that means to discuss certain important topics, and at the same time
that the gap between the two sessions could not be more than the 6 months. इसका मतलब आपके पास मेजरली हम तीन हमारे पास सेशंस होते हैं. The number one is about the budget session, which is from February to May. Then the monsoon session, that is July to September. And then comes your winter session, that is November to December. तो जब ये सेशन क्लियर है, आर्टिकल 85 क्लियर है, तो हम आ जाते हैं स्पेशल सेशन के ऊपर. So this session holds particular significance. Why? Because जो नई पार्लियामेंट्री आपके पास जो फैसिलिटी है, जो बिल्डिंग हुई है, बनी है, इसका पहली बार ऑफिशियली यूज किया जाएगा, राइट? So special session of the parliament refers to a unique meeting convened outside of the regular parliamentary sessions. The term special session is not explicitly mentioned in the Constitution of India. तो ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है. इसको हम आर्टिकल 85 क्लॉज 1 जो है उसकी प्रोविजन से कन्वेन कर रहे हैं. आर्टिकल 85 क्या है हम अभी पढ़ चुके हैं. तो प्रोसीजर क्या होता है ऐसे स्पेशल सेशन के लिए? आर्टिकल 85 क्लॉज 1 of Indian Constitution stipulates the procedure of summoning the parliament. This constitution provision grants the president the authority to call the parliament into session, including the special session and deemed necessary, right? So Article 85 जो है वो भी अभी हमने समझ लिया that the president has the power to call, to summon both the houses and into the session, including the special session, the deemed sessions for the discussion. राइट? आप कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखते हैं कि इससे पहले भी क्या स्पेशल सेशन हुए हैं, अगर हुए हैं तो किस संदर्भ में, किस कंटेक्स्ट में जो है ये सेशंस हुए हैं. तो पहला आता है 2015 में एक स्पेशल सेशन कॉमेमोरेट किया गया डॉक्टर अंबेडकर की 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, राइट? देन कम्स इन 1997, मतलब हम पीछे जा रहे हैं, that Parliament convened to mark the India's 50th anniversary of independence. फिर ऐसा 1962 में हुआ था जब इंडिया और चाइना की जो वॉर की सिचुएशन है उसको डिस्कशन करने के लिए एक एजेंडा बनाया गया इन स्पेशल सेशन. देन आपके पास है मिडनाइट स्पेशल सेशन, यानी कि बिना किसी डिबेट के जो हुए थे 1972 में एक सेशन हुआ था टू सेलिब्रेट 25 years of India's independence. Then in 1992, a special session marked the 50th anniversary of the Quit India movement. फिर 2017 में it was convened to mark the rollout of the GST, that is the Goods and Services Tax. Clear? Now coming to the second topic, that is the pedagogic ethics. This is related to the training of teacher. एक्चुअली एक एग्जाम्पल या फिर एक इंसिडेंट सामने आया है जिसमें एक टीचर जो है बाकी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कि आप इनको थप्पड़ मारिए सब लाइन से, और अगर आपने धीरे थप्पड़ मारो तो आपको उतना ही जोर का थप्पड़ पड़ेगा, राइट? और एज पर सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड दिस एडिटोरियल्स the teacher was targeting a Muslim student basically. तो यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम ना करके जो हमारा पूरा एडिटोरियल है इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स. दैट एग्जाम ना ये सोच के देखिए दैट यू आर अ स्टूडेंट इन अ स्कूल, यू आर हार्डली वेरी 8 to 10 years old and you are being targeted because ये एज बहुत सेंसिटिव होती है. यू फील every age is sensitive basically if it comes to your reputation, if it comes to your image, if it comes to your self respect, right? So if teacher is asking other student to slap you one by one, so just imagine how you will be feeling at that time. So looking at this example and many such examples, the writer is writing something about the training of the teachers. Okay, so the gist of the article said that by designing a day for the teachers, that is the Teachers' Day, 5th of September, and another for the children, India seems to have forgotten that the two forms a bond. तो इस पूरे राइटर में एडिटोरियल में राइटर का फोकस इस पे है कि इंडिया के अंदर टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया जाता 5th of September को, फिर अलग से हम चिल्ड्रंस डे को सेलिब्रेट करते हैं. तो ये अलग अलग जो डे बनाए गए हैं, टीचर्स डे, चिल्ड्रन डे, इन सबको सेलिब्रेशन करते करते कहीं ना कहीं इंडिया ये भूल रहा है कि टीचर और स्टूडेंट एक बॉन्ड है. वो कभी भी आप उनको एक अलग फॉर्म में जज नहीं कर सकते हो.
अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो कोई एक वर्थवाइल एजुकेशन आप प्रोवाइड नहीं करवा सकते. For providing a worthwhile education, you have to build this bond between a teacher and a student. Okay? तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, दैट इज द गैप्स इन द टीचर ट्रेनिंग. ये जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें ये जो गैप है किस तरह से आया है. तो राइटर का कहना है कि जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी को बताना है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन से अमेंडमेंट की वजह से आया है एंड इससे रिलेटेड, दैट इज एजुकेशन से रिलेटेड फंडामेंटल राइट, डीपीएससी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन से एडिटोरियल आर्टिकल्स जो इंसर्ट किए गए. आई रिपीट, you have to revise today that which amendment led to the formation of Right to Education Act and what are the articles related to education in fundamental rights, directive principles of state policies, and fundamental duties. Okay. Now, the momentum generated by the Right to Education Act that was enacted over a decade ago has subsided. तो राइटर शुरुआत ही बहुत ही नेगेटिव अप्रोच से कर रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जिस सोच से, जिस मोमेंटम से आया था, वो पूरी तरह से सबसाइड होता जा रहा है. वो पूरी तरह से आपका जो मोमेंटम है वो गिरता जा रहा है. यानी जो एजुकेशन में क्वालिटी इंडिकेटर्स है वो पूरी तरह से नीचे जा चुके हैं. And for a while, an attempt was made in few states to use RTE compliance criteria for both government and private schools. तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि सिर्फ कोविड-19 एक रीजन नहीं हो सकता कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन है, इसका मोमेंटम पूरी तरह से नीचे आ गया है. और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आरटीई की इतनी बुरी हालत हो रही है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग एक बहुत ही क्रूशियल सेक्टर बताया गया है. Since the 1990s, the teacher training has become a beehive of small-time entrepreneurs. तो बेसिकली 1990 से ये बहुत ही कमर्शलाइज एक एंटरप्रेन्योर्स की तरह हो गया है. The regulatory structure of the National Council for Teachers Education, right, has not been able to enforce its meticulously worked out norms. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाई थी अंडर द लेट जस्टिस जे.एस. वर्मा और उनको ये बताया कि जो टीचर ट्रेनिंग है, आप उनके सारे एलिमेंट्स को थोड़ा सा एग्जामिन करो और आप जो है उससे एक रिपोर्ट बनाओ और रिकमेंडेशन दो. राइट. तो बेसिकली जस्टिस जे.एस. वर्मा की जो कमिटी थी वाज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ द टीचर्स ट्रेनिंग. तो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट रिपोर्ट जो उन्होंने 2012 में सबमिट करी. उन्होंने बोला दैट ऑफर्ड सम होप दैट ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स वुड गेन स्टेटस एंड अटेंशन बट दैट होप प्रूव्ड शॉर्ट लिव्ड. Improvement of quality by the inspection, that is the Rajput and illusion. Last month सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट भी पास किया जिसमें टीचर ट्रेनिंग के कंसर्न को बताया गया एट प्राइमरी लेवल. आप खुद देखिए, आई मीन आप भूल जाइए राइटर क्या लिखा है. अगर मेरे वीडियोस कोई भी बच्चा देख रहा है जो कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, कोई टॉप कॉलेजेस ये आईआईटीज वाईआईटीज में नहीं है, तो आप सबको अपने अपनी स्कूल्स कॉलेजेस की हालत बहुत अच्छे से पता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर आर मेनी स्टेट्स जहाँ पे कॉलेज के एग्जाम्स आर नॉट रियली एग्जाम्स, लाइक ओपनली चीटिंग हो रही है. एवरीथिंग इज लाइक डिजास्टर्स. आई वुड से आई रियली डोंट नो कि उन बच्चों का करियर कैसे बने. सेम विद द स्कूल्स, like these are important and ultimately बच्चों का वही एग्जाम में आता है. So there is no overall development. The real education is missing somewhere. So the court said that the NCTE has not applied its mind while allowing the BEd degree holders to teach at the primary level as it is traditionally associated with the secondary education. तो ये मुजफ्फरनगर का जो मैंने आपको केस बताया था वो यूपी का ही है. So according to the reports, the rural leaders, that is some well known as the farmer leaders,
have advised avoid parents to avoid pursuing the case. अब एक रिपोर्ट की देखिए तो जो लड़का है उसके घर वालों को बोला गया कि आप केस वेस के चक्कर में मत पड़ो। मतलब होगा क्या कि ये जो लीडर्स है दे विल फील द एपिसोड विल विशिएट कम्युनल रिलेशंस और इससे तो कम्युनल दंगे फसाद जो है वो बढ़ जाएंगे। ये उनको एडवाइस दी गई। So the teacher herself reportedly saw no reason to contribute as she considers it her job to control children. और इस पूरे केस में टीचर भी कोई अपनी जो है मिस्टेक नहीं मानता है बिकॉज टीचर के अकॉर्डिंग वो उसकी जॉब है कि एक बच्चे को मुझे कंट्रोल करना है तो जैसे उनको ठीक लगा उन्होंने कंट्रोल किया। तो व्हाट आर दीज प्रपोजल्स वन माइट आस्क। तो यहाँ पे चट्टोपाध्याय के एफर्ट के अकॉर्डिंग उनके रिपोर्ट्स की बात करते हैं। So one of the many reports written since India's independence try to spell out the might to constitute appropriate professional conduct by adults who serve as a teachers. उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है डीपी चट्टोपाध्याय जी। ये एक फिलोसोफर थे, उनकी जो कमीशन है it included some of the best mind available to reflect on teaching. The report showed that how far the school teaching in India was from standards and ethics that one might regard as a profession. तो ये जो डीपी चट्टोपाध्याय जी की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में साफ साफ बताया है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए टीचिंग का या फिर एक प्रोफेशनलिज्म का एक एथिक्स का उससे रियलिटी में कितने स्कूल्स और टीचर्स की जो है वो बहुत दूर है। बहुत सालों लग जाएंगे आपको स्टैंडर्ड तक पहुंचने। So summary of recommendation is available on the internet for the benefit of students. तो यहाँ पे क्या है कि जो बीएड की जो पढ़ाइयाँ करते हैं तो उनके एग्जाम के लिए ये समरी जो है गूगल से वो लोग बच्चे पढ़ लेते हैं बट अल्टीमेटली इनके रिपोर्ट पे किसी का ध्यान नहीं है, वो बस ऐसे ही वहां पे पड़ी हुई है। दैट रिपोर्ट इज लाइक यूज्ड। तो द स्टार्टिंग ऑफ द बॉन्ड तो राइटर यही बोल रहा है कि सो the teacher defending her unique style of meeting a proportional punishment to a boy, a corporal punishment. तो यहाँ पे टीचर का ट्रेनिंग अलग है, रवैया अलग है, स्टूडेंट अलग फील कर रहा है। तो जब तक आप एक बॉन्ड नहीं बनाओगे, राइटर बोल रहा है, आप एक वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट द अल्टीमेट द क्रक्स ऑफ द एडिटोरियल। नाउ द थर्ड टॉपिक व्हिच टॉक्स अबाउट द बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अभी क्यों आया है? क्योंकि अभी जो G20 समिट हुई, अपनी मीटिंग हुई, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी यानी कि जो मोदी जी है, he mentioned about the sustainable biofuel which can be produced with the help of biomass as well. Okay, तो बायोफ्यूल एक ऐसा फ्यूल है जो कि हम एक शॉर्ट टाइम स्पेन में बायोमास के थ्रू बनाते हैं, ना कि एक नेचुरल प्रोसेस जो होता है जिसमें आप फॉसिल फ्यूल्स जो ऑयल्स है उन सब का यूज करते हैं। यू आर पर्टिकुलरली यूजिंग अ बायोमास and in a short span of time you're making of fuel. So it can be produced by the plants or agricultural, industrial, domestic biowaste. So until a few years, working on biofuels called for constant justification in the face of electrical vehicles taking over the world. देखो यार बहुत इंटरेस्टिंग बात बोल रही है कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि बहुत सालों तक लोगों को लगा कि भाई इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है यार है तो बायोफ्यूल पे हमको काम करना चाहिए। तो आज की डेट में ये तो ठीक है कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है उनका एडाप्शन बढ़ रहा है, राइट? दैट नो डाउट द इलेक्ट्रिकल व्हीकल एडाप्शन हैज एम्प्लीफाइड ओवर द ईयर। So there is a growing awareness of the fact that decarbonization strategy बिल्कुल भी ट्रेड ऑफ फ्री नहीं है। अरे भाई आप ये बात बताओ कि आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आएंगे, इससे जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है कम पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? मतलब decarbonization is not possible without the trade of free here। कैसे? इलेक्ट्रिकल व्हीकल एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन पे काम करता है, राइट? सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कैपिटल इंटेंसिव काम करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसपे क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कि आप इंपोर्ट करोगे। अल्टीमेटली एनवायरमेंटल कंसर्न वहां से रेज होने ही होने वाले। तो बायोफ्यूल्स ऑन द अदर हैंड आप उनको यूज कर सकते हो, दैट इज इन इंटरनल कंबशन इंजन के लिए। तो बायोफ्यूल एक ब्लैंकेट टर्म है जिसमें सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल फ्यूल दोनों आता है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो सस्टेनेबल फ्यूल पे होगा। यानी यहाँ पे जो इंडिया की चैलेंजेस है वो क्या है कि इंडिया में
जब भी हम बायोफ्यूल टर्म के बारे में बात करते हैं, जनरली मोस्टली इट इज यूज एज सिनोनिमस टू दी फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल। तो यहाँ पे जो पॉलिसी टारगेट है इंडिया की ऑफ अचीविंग द 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2025 to 26 is expected to met almost entirely by the 1G ethanol second generation ethanol. तो बेसिकली जो हमारे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन है, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। जो वाटर इंटेंसिव क्रॉपिंग है जैसे कि शुगर केन वगैरह है, दिस इज लाइक अ सीरियस प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया चैलेंजेस जिस पे हमको वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे मोदी जी ने बोला कि विल बी वर्किंग ऑन सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स, जो कि एक लो वाटर कंजम्पशन वाली चीज होगी जिसमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस की जो फुटप्रिंट है उसको हम कम करेंगे। ठीक है। तो ग्लोबल बायोफ्यूल जो अलायंस है जो कि G20 समिट में भी बना है लास्ट वीक, ये स्ट्रेंथन होगा इसकी वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज द सस्टेनेबल बायो यूज नेट जीरो इमिशंस। ये हम एनवायरमेंट सेक्शन में बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। इफ यू स्टिल वांट अ डिटेल वीडियो ऑन दिस, I can make a separate video, right? So this is it for today. Thank you so much. If you're really liking our videos, our initiatives, please do subscribe our channel. I Cafe. Thank you so much.